हेलो एवरीवन। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के पहले 5 पॉइंट्स आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब बारी आती है 6 पॉइंट की, और जो 6 पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। ये थ्योरी जो है आप फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके होंगे, सेकंड सेम में भी इसका जिक्र जरूर हुआ होगा कि शक्तियों का पृथक्करण होता क्या है। पहले इसको समझेंगे हम। एक कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है जिसे कार्यपालिका कहते हैं। एक शासन तंत्र में न्याय देने वाली व्यवस्था होती है जिसे न्यायपालिका कहते हैं। अब ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपना अपना काम सुचारू रूप से करें, एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो, एक दूसरे के काम में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना करें, तो वहाँ पर ये थ्योरी लेकर आई जाती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय इस व्यवस्था को क्यों चाहते थे? देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। उन्होंने भी ये समझाने का प्रयास किया है कि आप किसी जिला अधिकारी के पास जाते हैं, मान लीजिए कि आपका किसी सरकारी अधिकारी ने काम खराब कर दिया, या जिला अधिकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं कि आपने काम ठीक किया है या नहीं किया। आप उनके पास क्या न्याय के लिए जाएंगे? जिला अधिकारी के पास बिल्कुल भी नहीं। आप इसके लिए न्यायालय में जाएंगे, वहाँ पर जज को आप शिकायत करेंगे डीसी की कि मेरे यहाँ पर अच्छे से कार्य नहीं हुआ है, या इस वजह से मेरे यहाँ ये नुकसान हो गया है इस अधिकारी की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आप न्याय सरकारी अधिकारी से नहीं मांग सकते, उसके लिए आपको जजेस के पास ही जाना होगा। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के काल में क्या होता था, एक जिला अधिकारी ही कानून बनाता था, जिला अधिकारी ही प्रशासन को संभालता था, और जिला अधिकारी ही न्याय देने का काम कर देता था। तो इस तरह का जो सिस्टम था, इतना किसी प्रकार का सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं देखने को मिलता था। तो राजा राम मोहन राय को उस व्यवस्था को हटाकर ऐसी व्यवस्था लेकर आना चाह रहे थे, या समर्थन करते थे कि जहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपना अलग अलग काम करें। दूसरे 7 पॉइंट पे हम आते हैं, राज्यों के कार्य क्षेत्र का समर्थन। देखिए, राज्यों से पहले मैं पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि राज्य का मतलब क्या होता है। जब आप किसी प्रकार के किसी थिंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं राजनीति में, तो वहाँ पर राज्य वो नहीं होता जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आप राज्य का मतलब ज़्यादातर सुनेंगे कि बिहार राज्य है, हरियाणा राज्य है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ये सब। लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं है। थ्योरी में राज्य का मतलब एक शासन व्यवस्था से होता है, सरकारों से होता है, एक तंत्र से होता है जो कि उस देश को संभालने का, वहाँ पर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का, वहाँ के लोगों को कल्याण करने का काम करता है। तो अब ऐसे में राजा राम मोहन राय ऐसी व्यवस्था के, ऐसे राज्य के समर्थक थे जो कि लोगों के कल्याण के लिए काम करें। अब आप कहोगे कि ये तो सभी ही चाहते हैं, हर इंडियन थिंकर चाहता होगा। देखिए, आप अगले चैप्टर में जब अगले सैम में पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी राज्य का समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए, यानी कि लोग इतने रैशनल, विवेकशील हो जाएंगे जहाँ पर राज्य जैसी व्यवस्था ही नहीं होगी, जहाँ पर लोग अपनी विवेकशीलता से इतना बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे। तो देखिए, आज के अगर संदर्भ में ये पॉइंट हम रखें, अगर गांधी जी की बात को अगर हम फॉलो कर लें, आज अगर आपके ऊपर कोई सरकार ना हो, कोई न्याय व्यवस्था ना हो, कोई भी ऐसा तंत्र ना हो, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता का, अनार्की का मतलब होता है कि लोग अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही है, अपना मनमर्जी से आदमी धन इकट्ठा कर रहा है, अराजकता का माहौल फैल जाएगा, अनार्की सिस्टम आ जाएगा। तो ऐसे में ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए राज्य जैसी संस्था का होना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी के ठीक विपरीत ये विचार है। गांधी जी राज्य शासन तंत्र को नहीं चाहते थे। इवन वो राजनीतिक पार्टियों को भी कहते थे, कांग्रेस के लिए भी कहते थे कि जैसे हमें आज़ादी मिलेगी, हम दल को छोड़ देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो जहाँ तक राजा राम मोहन राय की बात है, वो राज्य को इसलिए इम्पोर्टेंट मानते थे कि लोगों का भौतिक कल्याण, भौतिक का मतलब मेटेरियलिस्टिक वेलफेयर मीन्स कि लोगों का आर्थिक कल्याण होगा, उनको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, उनका सामाजिक उत्थान होगा। इसके अलावा राज्य का दूसरा कार्य क्या होगा? उनका नैतिक उत्थान भी करना, लोगों का, उनका इनर जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए भी वो वर्क करेंगे, धर्म की भूमिका को बढ़ाएंगे, लोगों को एथिकल बनना सिखाएंगे, नैतिक तौर पर सुदृढ़ होना सिखाएगा। तो ये राज्य का काम भौतिक और नैतिक दोनों तरह के काम करना होगा। इससे क्या होगा? समाज में आधुनिकीकरण आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सामाजिक सुधार होंगे, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट जो है वो
कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से राज्य का समर्थन करते हैं राजा राम मोहन राय। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें जो वो कहते हैं कि निरंकुशतावाद का विरोध। सबसे पहले समझ लेना जरूरी है कि निरंकुशतावाद होता क्या है, जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी कि तानाशाही शासन। अब एक नाम से ही आप समझ जाएगी, जैसे कि हिटलर है, हिटलर एक निरंकुशवादी था, तानाशाही था। तो ऐसे जो है व्यक्ति को, ऐसे शासन सत्ता को देश के लिए खतरनाक मानते थे राजा राम मोहन राय, और वो चाहते थे कि निरंकुशवादी शासन तंत्र ना हो, क्योंकि निरंकुशवादी शासन तंत्र का होगा राजतंत्रीय, यानी कि एक राजा और उसके कुछ लोग काम कर रहे हैं, या अधिनायक तंत्र, यानी कोई एक ही व्यक्ति सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था वो नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता है, वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकता। इवन वो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का उत्थान नहीं हो पाएगा यदि उसकी चारों ओर की शासन व्यवस्था बहुत जटिल होगी, बहुत एक ही व्यक्ति की तानाशाही उसके ऊपर होगी। जैसा कि मैंने बताया कि हिटलर के टाइम में जर्मनी फील करता था, वैसा ही कुछ। तो राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, निरंकुशतावाद का विरोध करते हैं, और ये कंसेप्ट उन्होंने 1789 की फ्रांस की क्रांति से इम्प्रेस होकर लिया था, और वो वैसा ही वहाँ के निरंकुश जो लुई 16 वहाँ का राजा होता था, उसके खिलाफ उन्होंने वो रेवोल्यूशन की थी। तो उसके वो बड़े समर्थक थे, और वो चाहते थे कि निरंकुशतावाद, तानाशाही हर समाज के लिए खतरा है, उसे खत्म कर देना चाहिए। फिर हम आते हैं लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक शासन के समर्थन। देखिए, लोकतंत्र का समर्थन राजा राम मोहन राय क्यों करते हैं, हम अपने अगर जनरली इसमें व्यू लें तो लोकतंत्र का समर्थन इसलिए किया जाता है कि लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों के जो आंतरिक अभिव्यक्ति है वो अच्छे से होती है, लोगों का कल्याण बहुत अच्छे से होता है लोकतंत्र में, लोगों के विचारों का मूल्य जाना जाता, वैल्यूज़ होती है। साथ में सिर्फ लोकतंत्र के ही नहीं, वो संवैधानिक लोकतंत्र के या संविधान के बहुत बड़े समर्थक हो गए थे राजा राम मोहन राय। क्यों संविधान का वो फेवर करते थे कि देश में एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो संविधान के अनुसार कार्य करे। लोकतांत्रिक तो हुई, साथ में संवैधानिक भी होनी चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए अभी भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक सरकार है, हम लोग 18+ जितने भी हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजते हैं, और प्रधानमंत्री बनता है, उसका मंत्रिमंडल बनता है आगे जाकर हमारे प्रतिनिधियों द्वारा। तो ये जो मंत्रिमंडल है कहीं ना कहीं निरंकुश ना हो जाए कि हम तो प्रधानमंत्री हो गए, हम जो चाहेंगे वैसा इस देश को चलाएंगे, जैसा चाहे वैसे आर्थिक नीतियाँ होंगी, धर्म हम किसी भी प्रकार का लागू कर देंगे, सभी धर्मों को इक्वल नहीं मानेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था ना हो जाए। प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुमत मिल गया है, 5 साल तक कुछ भी कर सकते हैं अब वो, तो ऐसा निरंकुश और तानाशाही शासन ना हो, उसके लिए संविधान बनाए गए हैं। अगर प्रधानमंत्री भी संविधान के खिलाफ जाते हैं तो हमारी जुडिशरी, जो कि संविधान की रखवाली करने के लिए है, तो जुडिशरी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और प्रधानमंत्री के आदेशों को भी टाल देती है। इस तरह से क्या है, लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए संविधान बनाया जाता है। यानी कि लोकतंत्र के जो लोग हैं, लोकतंत्र के जो सत्ता के लोग हैं, वो संविधान के खिलाफ जाकर अपनी मन मर्जी या निरंकुशतावादी नीतियों को ना अपनाएं। तो इसी तरह से राजा राम मोहन राय भी क्या करते थे, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का बहुत बड़ा समर्थन करते थे, जहाँ पर लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। फिर 10वां पॉइंट आता है उपयोगितावादी विचारधारा में आस्था। देखिए, पॉलिटिकल थिंकिंग की, जब आप एमए में जाएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी एक पेपर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक आता है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। ये जर्मी बेंथम ने दिया था, और जर्मी बेंथम ने कहा था अपनी थ्योरी में कि व्यक्ति हमेशा सुखों के लिए सुख चाहता है और दुखों को छोड़ना चाहता है। तो राजा राम मोहन राय ने भी इसी थ्योरी को लिया और उन्होंने भारतीय समाज में इसको लाना चाहा, लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि भारतीय समाज अपने दुखों से मुक्ति चाहता है और सुखी होना चाहता है। अब भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है सती प्रथा, बाल विवाह, ये जो ग्रुप है, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों की वजह से दुखी है। तो राजा राम मोहन चाहते थे उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत कि इस समाज को इन दुखों से दूर करके, इन सामाजिक कुरीतियों को करके उनको सुख दिया जा सकता है, तो क्यों ना इसी व्यवस्था की तरफ काम करे। और उपयोगितावाद को उन्होंने धर्म के साथ भी जोड़ दिया, उन्होंने धार्मिक सुधार करवाने के भी प्रयास किया। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज इसी की एक कड़ी थी।
तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से क्या किया, समाज के दुखों को कम करने और सुखों को बढ़ाने का प्रयास किया। अब आते हैं 11वें पॉइंट में, सार्वभौमिक धर्म संबंधी विचार। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, पूरे विश्व में एक धर्म होना चाहिए। जैसा कि पिछले मैं पॉइंट में बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि धर्म के मामले में वो ईश्वर की एकता के बारे में जानते थे कि ईश्वर एक है। ये जो कर्म कांडों की वजह से जो लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए, अपने अपने भगवान बना लिए, इससे क्या है, धर्म लोग आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं बल्कि दूर होते जा रहे हैं। तो धर्म जो है एक जोड़ने का प्रयास होता है और पूरे विश्व को जोड़ने के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विश्व को जोड़ने के लिए, विश्व में एकता लाने के लिए एक सार्वभौमिक धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस तरह से क्या करते हैं कि लोगों के नैतिक उत्थान के लिए एक मूल धर्म, एक सार्वभौमिक यानी कि एक धर्म ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है कि उस देश के लोग आपस में मिलकर रहें, राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम रखें। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीयवाद का भी यही मतलब होता है कि इस पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो आपस में एकता रखें, आपस में अगाध प्रेम रखें और एक पूरे विश्व को ही के प्रति आदर और सम्मान रखें। जैसे कि राष्ट्रवाद में राष्ट्र के प्रति हम लोग रखते हैं, जैसे भारत राष्ट्र के प्रति हम रखने लगे, इसी तरह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए और यानी कि पूरा विश्व एक गांव की तरह नजर आए। इसके लिए वो कई सुझाव भी देते हैं कि पासपोर्ट व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों का आवागमन जो है एक दूसरे देश से दूसरे देश में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए, आयात निर्यात जो है उसको बहुत अधिक बढ़ा देना चाहिए, किसी प्रकार के बैरियर नहीं होने चाहिए आपस में कंट्रीज़ के बीच में। और वो कहते हैं कि विश्व में एक ही नागरिकता होनी चाहिए, जैसे भारत देश में एक भारतीय नागरिकता है ना और हम पूरे देश में घूम सकते हैं, इसी तरह से कहते हैं कि विश्व में एक ही नागरिकता हो और प्रत्येक व्यक्ति पूरे विश्व के कोने में बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के घूम सके। और वो एक विश्व संगठन, जैसे कि आज यूएनओ बना हुआ है ना, राजा राम मोहन राय के टाइम में नहीं हुआ करता था यूएनओ, तो आज यूएनओ बना हुआ है। तो ऐसे ही वो उस टाइम चाहते थे कि एक ऐसी वैश्विक विश्व का संगठन होना चाहिए जो कि इन सारे राष्ट्रों को एकजुट रखने का प्रयास करे और उनके बीच जितने भी झगड़े हैं, मन मुटाव हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास करें। तो इस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीयवाद को में बिलीव रखते थे। फिर है धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण। धर्मनिरपेक्षता का आपका मतलब बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी एक धर्म ना मानकर सभी धर्मों का आदर सत्कार करना, उनको नमन करना। और ये धर्म इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा समाज का भी स्थापना की थी कि सभी धार्मिक लोग इकट्ठा हों और वो अपने धर्म की कुरीतियों को बताएं, अच्छी बातें धर्म में जोड़ें। और इसके लिए वो एक सीरीज़ भी तैयार करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्महीनता नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि युवा लोगों को आगे आना चाहिए, धर्म के कर्म कांड जो है, दिखावा है, आडंबर है, इनको ख़त्म करने का युवाओं को प्रयास करना चाहिए। एक सार्वभौमिक धर्म अपना लेना चाहिए, जो कि पिछले पॉइंट में हम पढ़ ही चुके हैं। और जितने भी धार्मिक भेदभाव हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो 5-6 पॉइंट्स में, 5-6 लाइन्स में उन्होंने अपने धर्मनिरपेक्षता को समझाने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत में यूरोपीय निवास। देखिए 1813 तक क्या था, 13 में क्या कर दिया गया था, यूरोपीय यानी जितने ब्रिटिशर्स हैं और यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके लोग हैं, वो भारत में ना ही तो ज़मीन खरीद सकते थे और ना ही कोई मतलब पट्टे पे ज़मीन दे सकते थे। 1813 के चार्टर एक्ट से वो बंद थे। 1833 में सुझाव मांगा गया राजा राम मोहन रॉय से कि क्या करना चाहिए इस व्यवस्था के लिए, सुझाव दीजिए, यूरोपियों को क्या भारत में एंटर इस तरह से बस जाना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपना सुझाव दिया और कहा कि जो एबिलिटी के साथ सदचरित्र और जो अच्छे यूरोपियन लोग हैं उनको भारत में बस जाना चाहिए। इससे भारत में मॉडर्निटी आएगी, आधुनिकीकरण आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, औद्योगिकरण आएगा, नए नए कृषि में उपकरण होंगे, जमींदारी व्यवस्था जो है जमींदारों के अत्याचार से का खात्मा हो जाएगा, भारत को नई सामाजिक सांस्कृतिक नई समझ मिलेगी, शिक्षा का विस्तार होगा अंग्रेज़ों के आ जाने से, भारत का जो धन है, कच्चा माल जो विदेशों में चला जाता है और फिर महंगा होकर भारत में आते हैं, तो वो चीज़ रुकेगी, भारतीयों का धन बाहर जाना रुक जाएगा, भारत में ही वो इन्वेस्ट किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने ये सुझाव दिए और उन्हीं के सुझाव के परिणाम क्या हुए, 1833 चार्टर एक्ट में उनके ये सुझाव मानते हुए भी यूरोपियों को भारत में बसने की अनुमति मिल गई।
फिर लास्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार, 15th पॉइंट, लास्ट नहीं है, संपत्ति यानी कि धन रखने का अधिकार। गांधी जी क्या कहते हैं कि संपत्ति जिसके पास ज़्यादा है वो अपनी संपत्ति को न्यौछावर कर दे। मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि संपत्ति जो है किसी के पास बढ़कर नहीं होनी चाहिए। राज्य क्या करेगा, संपत्ति, सरकारें क्या करेगी, अमीरों से संपत्ति लेकर गरीबों में बांटकर इक्वलिटी लाएगी। तो ये मार्क्सवादी गांधीवादी अप्रोच थी। राजा राम मोहन राय ठीक इसका उल्टा कहते थे। वो कहते थे संपत्ति एक मूल अधिकार है, लोगों की मेहनत से इकट्ठी की हुई है संपत्ति, और वो संपत्ति को धर्म से भी जोड़ देते कि धर्म चाहता है कि संपत्ति सभी के पास होनी चाहिए। इसलिए जमींदारों से वो संपत्ति ले लेना या उनसे जमींदारी छीन लेना उसको वो अनुचित मानते थे। अब आता है लास्ट पॉइंट, सरकारी सेवाएं। उनका मानना था कि जितने भी भारतीय, पढ़े लिखे भारतीय, उनको एक सम्मान जीवन मिलना चाहिए। वो शिक्षित हैं, युवा हैं, इसके लिए उनको रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार भारतीयों को किसी नस्ल के आधार पर आप ब्रिटिशर्स भेदभाव ना करें, उनको भी उतना ही मौका दें आने का सरकारी सेवाओं में। तो इस तरह से वो सरकारी सेवाओं के में भारतीयों के, युवा शिक्षित भारतीयों के आने के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। तो इस तरह से हमारा भारतीय राजनीतिक विचारों के सारा पॉइंट फिनिश होते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड। हम गूगल मीट पे भी एक क्लास करने वाले हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरीज़ को हम पूछेंगे। जल्द ही मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।